औरंगजेब के बाद जब मुगल सत्ता बिखरनी शुरू हुई, दिल्ली के दरबार की चमक फीकी पड़ने लगी। तो भारत एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहा था जहां केंद्र कमजोर था और प्रांतीय शक्तियां तेजी से उठ रही थीं। पूरा उपमहाद्वीप जैसे अपनी अपनी पहचान वापस लेने की तैयारी कर रहा था। एक युग समाप्त हुआ था, लेकिन कई नए युग शुरू होने वाले थे। 1707 के बाद भारत के हर कोने में एक ही सवाल था, अब शक्ति किसके पास है? मुगलों की कमजोर होती कमान, जागीरों का संकट, अधिकारी खुद को स्वतंत्र मानने लगे और जनता भी अब प्रांतीय नेतृत्व को स्वीकार करने लगी। यही वो वैक्यूम था जिसने नए नए राज्यों को जन्म दिया। बीच सबसे डरने वाली शक्ति मराठा साम्राज्य जी द्वारा रखी पेशवा शासन रहा था। आज विश्वनाथ नीति को से वन जिसने बिहार के उत्तर भारत की मुख्य शक्ति बना दिया। 1720 से 1740 का काल मराठों की विजय यात्राओं से भरा है। मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड और फिर दिल्ली तक प्रभाव। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, मराठा शक्ति का सर्वोच्च विस्तार किसके काल में हुआ? उत्तर, बाजीराव वन। मराठों की ताकत सिर्फ सेना नहीं, उनकी वित्तीय व्यवस्था भी मजबूत थी। चौथ यानी किसी क्षेत्र से 25% वसूली और सरदेशमुखी यानी 10% हकाना। इन दोनों ने मराठों को विशाल आर्थिक संसाधन दिए। यही धन बाद में एंग्लो मराठा संघर्ष का कारण बना। ये विवरण हर कम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है। राजपूत राज्य भले औरंगजेब के समय कमजोर पड़े, लेकिन 1707 के बाद वे अपनी अपनी रियासतों को मजबूत बनाने लगे। जयपुर के सवाई जयसिंह टू ने, जो न सिर्फ राजपूत राजनीति बल्कि विज्ञान और ज्योतिष के भी महान विद्वान थे, उन्होंने जंतर मंतर की स्थापना की और मुगल दरबार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मारवाड़ और मेवाड़ ने भी अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रता बनाए रखी। राजपूत राज्यों का महत्व इसलिए बढ़ा क्योंकि वे मुगल डिक्लाइन और मराठा राइज दोनों के बीच एक स्टेबलाइजिंग फोर्स बने। दिल्ली आगरा क्षेत्र में जाट शक्ति तेजी से उभरी। बदन सिंह और फिर सूरजमल ने, जिन्हें जाट नेपोलियन भी कहा जाता है, ने भरतपुर राज्य को मजबूत किया। सूरजमल की प्रशासनिक क्षमता, उनकी भूमि नीतियां और मुगल और मराठा शक्तियों के बीच उनकी डिप्लोमेसी उन्हें 18वीं सदी के सबसे दूरदर्शी शासकों में शामिल करती है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, भरतपुर राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन? उत्तर, सूरजमल। उत्तर पश्चिम में औरंगजेब की नीतियों के बाद सिख शक्ति असाधारण रूप से उभरी। गुरु गोबिंद सिंह द्वारा स्थापित खालसा अब एक संगठित सैन्य शक्ति थी। बंदा सिंह बहादुर ने 1709 से 1715 के बीच मुगल शासन को सीधे चुनौती दी। रुमाल की जगह, फतवे की जगह अब तलवारें जवाब दे रही थी। रणजीत सिंह के उदय से पहले ही सिख मिसल पंजाब में स्वतंत्र शक्तियां बन चुकी थीं। ये वही शक्ति थी जो आगे चलकर महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य का आधार बनी। दक्कन क्षेत्र में निजामुल मुल्क ने मुगल कमजोरियों का फायदा उठाकर 1724 में हैदराबाद राज्य स्थापित किया। निजाम तहसील्स अपनी सैन्य शक्ति और आर्थिक नीतियों के कारण हैदराबाद दक्षिण भारत की सबसे बड़ी शक्ति बना। रिलेशंस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि यहीं से सब्सिडियरी अलायंस की शुरुआत होती है। उत्तर भारत के दिल यानी अवध में सादत खान ने एक मजबूत, अनुशासित, धनवान राज्य तैयार किया। अवध की कृषि भूमि, नदियों की उर्वरता और प्रशासनिक कौशल इस क्षेत्र को आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, अवध का वास्तविक संस्थापक कौन? उत्तर, सादत खान। पूर्वी भारत में बंडौल सबसे समृद्ध क्षेत्र बनते हुए उभरा। मुर्शीद कुली खान ने 1717 में अपने शासन को मजबूत किया। उनकी लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म, मजूमदार प्रशासन और व्यापारिक नीतियां बंगाल को भारत का इकोनॉमिक पावर हाउस बनाती हैं। लेकिन यही समृद्धि ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़र में सबसे बड़ा लालच बन गई और प्लासी की कहानी यहीं से शुरू होती है। एक नज़र में रिवीजन: मराठास सबसे बड़ी शक्ति, चौथ सरदेशमुखी, राजपूत्स जयसिंह टू, जंतर मंतर, जाट्स सूरजमल, भरतपुर, सिख्स खालसा, बंदा सिंह बहादुर, हैदराबाद
निजाम 1724, अवध सादत खान, बंगाल मुर्शिद कुली खान 1717। अब सबसे बड़ा सवाल, इन क्षेत्रीय शक्तियों के बीच कौन सी विदेशी शक्ति चुपचाप धीरे धीरे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रही थी? कौन सी यूरोपीय कंपनी भारतीय राजनीति के हर दरार को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही थी? और कैसे शुरू हुआ ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया का असली खेल? अगला लेक्चर, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी और कार्नेटिक वॉर्स। यहीं से शुरू होता है वो संघर्ष जो भारत को अगले 200 साल की दिशा देगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।